तो सभी को नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के अंदर हमने भारत के सामान्य परिचय को करने के बाद में शुरुआत की थी भारत के उदय के बारे में कि भारत का उदय किस प्रकार से हुआ। उसके फिजिकल ज्योग्राफी को हम समझने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश और भारत के जो उच्चावच होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि किस प्रकार से जो भारतीय प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, वो कैसे आकर के अंगारा लैंड के साथ में यूरेशिया के साथ में टकराई, और उस टकराव के बीच में जो है यहाँ पर एक उत्थान होता है, और उस उत्थान से बन जाती है एक पर्वतमाला जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वतमाला। क्लियर है? तो इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला कल कैसे बनी, पठार कैसे बने हैं, मैदान कैसे बने हैं, मरुस्थल किस प्रकार से बने हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो चलिए आज अपन प्रत्येक एक भौतिक प्रदेश को अलग अलग बांट करके देखते हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भी जो हमारे पास में उच्चावच होते हैं, उच्चावच, तो उच्चावच जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, उच्चावच जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए एक कल बताया था कि जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं वो होते हैं महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। कैसे? यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ उसी समय उच्चावच बन गए। जो भाग ऊंचा रह गया वो महाद्वीप बन गए, और जो भाग नीचा रह गया वो महासागर बन गए। उसके बाद में आते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच भी, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो द्वितीय श्रेणी में वे उच्चावच बनते हैं जो कि आंतरिक बल के द्वारा, आंतरिक बल के द्वारा यानी अंतर्जातीय बल से जिनकी उत्पत्ति होती है। उनमें क्या आता है, जैसे आप देखते हो कि ज्वालामुखी और भूकंप की वजह से दरारें आती हैं, या फिर ऊंचा पहाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है ना, पहाड़, पर्वत, पठार, ठीक है, और इसके अलावा घाटी, ब्रंश, ये सब जो होते हैं ये हमारे पास में बनते हैं कौन से भी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं जो आंतरिक बल की वजह से बन रहे हैं। और एक होते हैं हमारे पास में तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच जिनमें बहिर्जातीय बल के द्वारा, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, ये आंतरिक बलों की वजह से और ये बाहरी बलों की वजह से बनते हैं। बाहरी बलों की वजह से क्या बनेगा भी, अपर्दन और निक्षेपण होगा, यानी कि जो पहाड़ है वहाँ से मिट्टी का अपर्दन होगा और मैदानों में ला करके मिट्टी का निक्षेपण हो जाएगा। मैदान बनेंगे, डेल्टा बनेंगे, मैदान डेल्टा बनेंगे, डेल्टा। और इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि हमारे पास में एस्चुरी बनेगी, एस्चुरी बनेगी, या मरुस्थल का विस्तार होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास में जो बहिर्जातीय बलों की उत्पत्ति के कारण हो रहे हैं वे तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने महाद्वीप महासागरों के बारे में तो चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी के जो हमारे उच्चावच हैं उनके बारे में देखते हैं कि भारत के अंदर जो उच्चावच हैं उनको हम चार भागों में रखते हैं, चार भागों में। एक तो भारत में हमें पठार मिलेंगे, एक पहाड़ियाँ मिलेंगी, एक पर्वत मिलेंगे और एक मैदान मिलेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि पठार किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं और पर्वत किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामान्यतः अगर ये हमारे पास में समुद्र तल है और समुद्र तल से सामान्यतः 500 मीटर की ऊंचाई तक का जो भाग रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। 500 मीटर तक की ऊंचाई का जो भाग है ऊपर से समतल हो उसे मैदान कहेंगे। अगर 500 मीटर से ऊंचा हो गया और ऊपर से समतल रहा तो इसे हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, पठार। इसके बाद में यदि इसकी कोई चोटी बन जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पहाड़ी, पहाड़ी कहेंगे। और यदि ये पहाड़ी जो है वो लगभग 2100 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो जाएगी तो तब हम इसे क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे।
क्या कहेंगे अभी इसे? पर्वत। तो ध्यान रहे 500 मीटर हमारे पास में एवरेज है इसकी, 500 मीटर। 500 मीटर से नीचे रहेगा तो मैदान, ऊपर जाएगा तो पठार। ऐसे ही 2100 मीटर की ऊंचाई, 2100 मीटर से नीचे रहेगा तो पहाड़ी, ऊपर जाएगी तो पर्वत। तो ये दोनों जो है एक प्रकार की जो होती है स्थलाकृतियाँ होती हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि भारत के अंदर जो मैदान है वो कितने भाग पर फैले हुए हैं, पठार कितने भाग पर हैं। तो इस प्रकार से हम जानेंगे, देख पाएंगे कि भारत में सर्वाधिक जो स्थलाकृति है, जो ये 4 स्थलाकृतियाँ हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्थलाकृति है भारत के अंदर वो है मैदान भी। मैदान भारत में 43% भाग पर है भी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 43% इलाके पर क्या मिलेंगे? हमें मैदान मिलेंगे। पठारों की यदि चर्चा करें तो पठार हमारे पास में 27.7% हमें पठार मिलेंगे। 27.7% क्या मिलेंगे? पठार। 18% हमें यहाँ पर पहाड़ियाँ मिलेंगी, 18% पहाड़ियाँ, और 10.7% या लगभग 11% जो है हमें पर्वत मिलेंगे। क्लियर है? पर्वत 11% भाग पर है, पहाड़ियाँ 18% भाग पर हैं, पठार 27% भाग पर है, लगभग 28% भाग बन जाता है, और मैदान हमारे पास में 43% बन जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे ये हमारे पास में भूभाग हो गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भौतिक प्रदेशों की, कि भौतिक प्रदेश जो हैं उसके हिसाब से यदि हम आइडिया लगाएं कि भारत की कितने भाग पर कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो चलिए देखिए, ये हमारे पास में ऊपर का जितना भी क्षेत्र है इसे हम कहते हैं हिमालय पर्वतमाला। देखो यहाँ से इस प्रकार से ये इतना भाग जो है ये हिमालय पर्वतमाला जो है कवर करती है, ऐसे करते हुए इतना भाग। तो हिमालय पर्वतमाला जो है ये भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर फैली हुई है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। ये हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारे पास में बनता है यहाँ पर पठार, ये हो गए हमारे पास में इस क्षेत्र में पठार। क्लियर? तो पठार भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर क्या मिलेंगे? पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में जैसे ये पहाड़ियाँ जो होंगी ये सारी इसी के अंदर ही काउंट हो जाएंगी। ठीक है ना? ये किस में आ जाएंगी? पठारों में ही काउंट हो जाएंगी। अब रहते हैं बीच में मैदान। कौन से रह गए भी? मैदान रह गए हैं। ये मैदानी इलाका रह गया पूरा का पूरा, ये पूरा मैदानी इलाका है। और हालांकि अगर हम देखें तो ये भी जो मरुस्थल है ना हमारा, ये भी क्या था? भी मैदान ही था। ये पूरा क्या था? यहाँ पे मैदान था। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका जो क्षेत्रफल हमारे पास में रहता है वो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास में 7 और 5 12 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका ये हो गया। 12 और 16 हमारे पास में 28 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका हो गया। फिर इसके अलावा 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका हमारे पास ये होता है, और लगभग 2-2.5 लाख का इलाका जो हमारे पास में ये बन जाता है। ठीक है? जो इस प्रकार का क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमारे पास में कुल मिलाकर के कितना बन गया भारत का क्षेत्रफल? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना भी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे पास में ये क्षेत्रफल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप अपने आप इसकी परसेंटेज निकाल लेना। जैसे यहाँ पे 32 लाख है तो 16 लाख अकेला पठार है, यानी कि 50% भाग पर क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। कितने भाग पर? 50% भाग पर प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। क्लियर? तो अगर हम ऐसे भौतिक प्रदेशों के रूप में देखें तो पठार आपको प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा क्षेत्र मिलेगा, और अगर हम इसकी स्थलाकृति के रूप में देखें तो भारत में हमें सबसे अधिक क्या मिलेंगे? मैदान मिलेंगे। अब इसमें कारण क्या हुआ कि आप कहेंगे कि यहाँ सर पठार अधिक है और यहाँ पर मैदान अधिक हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो पठार होते हैं तो पठारों के ऊपर भी जो नदियाँ बहती हैं ये पूरा हम पठारी इलाका शो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये पठार अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों से बटे हुए हैं, और उनके बीच में जो नदियां हैं वे
मैदानों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रत्येक नदी के क्षेत्र को मिलाकर के जो मैदानी क्षेत्र बनता है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैदान हमारे पास में सबसे अधिक कहलाएंगे। तो प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो तब हमारा आंसर क्या आएगा? प्रायद्वीपीय पठार। और अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला उच्चावच कौन सा है या सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली स्थलाकृति कौन सी है, तो तब हमारा आंसर क्या आएगा? मैदान आएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला के बारे में। तो हिमालय पर्वतमाला से शुरुआत करते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि जब हमारे यहाँ पर इंडियन प्लेट जो है वो आकर के इस क्षेत्र के साथ में टकराई थी, तो टकराने के कारण अब बहुत से विद्वानों ने यहाँ पर भूसंति जो है उसका उदाहरण देकर के समझाया कि यहाँ पर पहले भूसंति थी, और लेकिन सबसे अधिक मान्यता प्राप्त जो मत है वो प्लेट विवर्तनिकी का है। किसका है अभी? प्लेट विवर्तनिकी। ये ध्यान रखना आपने, प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सबसे सटीक माना जाता है, सबसे मान्यता प्राप्त जो मत है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्लियर? अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी? वो हैरी हेंस और मॉर्गन के द्वारा दी गई थी, मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, बस आपने इतनी बातें रखनी, बाकी हमने इसके बारे में जो है वो भौतिक भूगोल के अंदर हमने पढ़ा था इसको। क्लियर? अब देखिए, जब ये भाग यहाँ पर आकर के टकराया और जो बीच के अंदर जो टैथी सागर था, वो टैथी सागर का संकुचन हुआ और टैथी सागर ऊपर उठ गया। और ऊपर उठने के बीच में हम देखते हैं कि सबसे अधिक टकराव जो हमें मिलता है ना, वो इस क्षेत्र में मिलता है। ये हमारे पास में भारत का उत्तरी भाग यहाँ पर आ गया अभी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में भारत का उत्तरी क्षेत्र बन जाता है यूं, इस प्रकार से। ये हो गया हमारे पास में कश्मीर का क्षेत्र। क्लियर है? तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक टकराव अधिक होता है, जिस वजह से भारत के इस के ऊपर यहाँ पर बनते हैं पामीर गांठ। इस क्षेत्र को कहा जाता है पामीर गांठ भी, पामीर गांठ कहते हैं। और अगर पामीर को हम पठार मान लेते हैं तो यही पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है, परंतु इसे पामीर गांठ पहाड़ियों का क्षेत्र कहते हैं। तो इसे विश्व की छत जरूर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं अभी? विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत। क्लियर? यहां ध्यान रखेंगे, विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर गांठ को कहते हैं। अब पामीर गांठ क्या है? तो पामीर गांठ जो है ना, इधर से हिमालय पर्वतमाला, इधर हिंदू कुश पर्वतमाला, इधर हमारे पास में है कुन लुन पर्वतमाला। कौन सी भी? कुन लुन पर्वत। इधर कौन सा आ गया हमारे पास में? हिमालय। इधर कौन सा आ गया? हिंदू कुश। तो इस प्रकार से इन सभी का मिला हुआ रूप है, यानी कि एक गांठ लगी हुई है। इन सभी पहाड़ियों का जो है सेंटर बिंदु जो है वो पामीर गांठ है। और अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो पामीर गांठ बना, फिर इसके अलावा जो है हमारे पास में यहाँ अंगारा लैंड के ऊपर जो है वो कुनलुन पर्वतमाला बनती है, गोंडवाना लैंड के ऊपर हिमालय पर्वतमाला बनती है, जो यहाँ पर आया था, जो ये नीचे वाला भाग हमारा आकर के टकराया है। तो जो पहले से अंगारा लैंड का भाग था, वहाँ पर जो मोड़दार पर्वतमाला बनी उसका नाम कुनलुन पर्वतमाला है। जो अंगारा लैंड के ऊपर बनी, गोंडवाना लैंड के ऊपर बनी, उसका नाम हिमालय पर्वतमाला है। और इन दोनों के बीच में बनता है विश्व का सबसे बड़ा पठार, जिसका नाम क्या है? तिब्बत का पठार भी। क्या कहते हैं इसको? तिब्बत का पठार। यानी यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हो जाती है? बीच में तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हो जाती है। तो आप इस तरीके से समझ के चलिएगा, पामीर गांठ के आसपास क्या है? पहाड़ियों की, सभी पहाड़ियों की जो है वो मुख्य बिंदु पामीर गांठ है। तो यहीं से सभी पहाड़ियाँ पर्वतमालाएं जो निकलती हैं। हिमालय की चर्चा करें तो हिमालय इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा, इस प्रकार से हमारी हिमालय की बनावट आएगी। और हिमालय की बनावट के बाद में देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, हिमालय जो है हमारे पास में किस प्रकार से है, तो ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है और धीरे धीरे हिमालय जो है वो इस प्रकार से
पतला हो जाता है और इस तरफ हमारे पास में हिमालय का जो भाग है वो बहुत ही पतला हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार से ये हमारे पास में चला जाएगा। तो अब हिमालय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि हिमालय जो है वो भारत में कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है और उसका जो है वो विस्तार, कितना विस्तार है, कितनी उसकी लंबाई है, क्या चौड़ाई है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ही कम है, यहाँ चौड़ाई कम है और इस तरफ चौड़ाई बहुत अधिक है। ठीक है, ये वाली बात एक तो ध्यान रखना यहाँ पे। और इस प्रकार से हम हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हिमालय को। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि हिमालय की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार की है, चापाकार है। भी कैसी बनावट है हिमालय की? चापाकार। और पूर्व में जाकर के हिमालय क्या हो जाता है, नीचे की ओर दक्षिण की तरफ क्या हो जाता है, भी मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा। और ये दक्षिण की ओर कहाँ तक जाएगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ये जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, और इस तरफ आपने देख ही लिया कि यहाँ पर हमारे पास में पामीर गांठ थी और यहाँ पर जो है हमारे पास में हिंदू कुश पर्वतमाला निकली, इधर हमारे पास में कुनलुन पर्वतमाला निकली और बीच में बन गया कौन सा भी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। अब हमारी जो हिमालय पर्वतमाला है, तो पहले इसकी सामान्य जानकारी समझ लीजिए कि हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है ये कितनी है। लंबाई इसकी ध्यान रखिएगा भी 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये लंबाई है। चौड़ाई की यदि हम बात करें तो चौड़ाई जो है हिमालय की वह 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और यह भारत के उत्तर में फैला हुआ है। भारत के कहाँ है, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। और कैसे फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह सकते हो। पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार से इसकी ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई वो ज़्यादा ऊंचाई इसकी मध्य में है, सेंटर में सबसे ज़्यादा ऊंचा भाग है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि विस्तार हमने देख लिया। अब आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो पूर्वी हम बात करें, पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में यहाँ पर है नंगा पर्वत। भी नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पर आता है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक जो है फैला हुआ है, ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ पे मिलेगा अपने को, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। नामचा बरवा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, तो यह विश्व का सबसे नवीन पर्वतमाला है। विश्व की यह सबसे नवीन पर्वतमाला है, इसीलिए यह विश्व की सबसे युवा पर्वतमाला है। विश्व की सबसे क्या है, ये युवा पर्वतमाला है। और यह एक वलित पर्वतमाला है। किस प्रकार की है, वलित पर्वतमाला है। तो ये बातें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। वलित का अर्थ क्या हुआ, वलित का अर्थ ये है कि जो हमारे पास में दो प्लेटें आपस में टकराई थी, उन प्लेटों के बीच में सलवटें पड़ी थी। भी जो सलवटें पड़ी थी उसके कारण इसको क्या कहा जाता है, वलित पर्वतमाला कहा जाता है। अब इस प्रकार की हमारे पास में जो है इसकी बनावट है। यदि हम इसको एक तरफ से देखेंगे तो चलिए पहले चेक करते हैं। तो नवीन पर्वतमाला, युवा, वलित, और यह विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला है। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो कौन सी है, हिमालय ही है। और इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पर हमें मिलती हैं। अभी लगभग अब तक जो हमें ज्ञात चोटियां हुई हैं ना, जितनी भी ज्ञात चोटियों की यदि हम बात करें, ज्ञात चोटियां, उनमें से लगभग 45 चोटियां ऐसी हैं जो कि 7000 मीटर से भी अधिक होती हैं। 7000
मीटर से भी ऊंची है, 7000 मीटर से। या यूं मान के चलो कि जितनी भी दूसरे महाद्वीपों की हम सबसे ऊंची चोटियों की चर्चा करते हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिन्ले, दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, तो उस प्रकार से वो सभी 6 महाद्वीपों की चोटियाँ जो है ना, उनका नंबर इसकी 45 चोटियों के बाद में आता है। यानी इसकी 45 चोटियाँ ही विश्व में अपने 45 अंक पहले रखती हैं। फिर इसके बाद में आप देख पाएंगे कि जो हिमालय है, तो हिमालय को जो हमारे पास में ढाल है, ढाल, तो इसका जो उत्तरी ढाल है ना, उत्तरी ढाल जो है वो कैसा है, मंद है। उत्तरी ढाल इसका कैसा है, मंद है। और दक्षिणी जो ढाल है इसका, दक्षिणी ढाल ये कैसा है भी, तीव्र है। ये ढाल कैसा है, तीव्र है, जो कि हमारी तरफ है, जो भारत की तरफ है ढाल, वो तीव्र ढाल है, बिल्कुल खड़ा हुआ ढाल है। और जो ऊपर चाइना की तरफ है वो ढाल बिल्कुल मंद ढाल है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर जब भी जितने भी आज तक चढ़े हैं वो सब किस दिशा से चढ़े हैं, तो चाइना की तरफ से ही चढ़ा जाता है। हमेशा चाइना की तरफ से ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, या हिमालय की किसी भी चोटी पर अगर चढ़ना होता है तो चाइना की तरफ से ही चढ़ा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या है, तो माउंट एवरेस्ट ध्यान रखेंगे, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर इसकी हाइट है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। और यह नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू में स्थित है। यह काठमांडू के नज़दीक नेपाल में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। और विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन भी, K2 गाडविन ऑस्टिन। तो यह वर्तमान में पीओके क्षेत्र में आ रही है। ये कहाँ पे आ रही है भी, पीओके के क्षेत्र में आ रही है। हालांकि यह भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम कहते हैं तो K2 कहते हैं, परंतु वर्तमान में अभी इसे भारत में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये पीओके क्षेत्र में आती है। और पीओके एक विवादित क्षेत्र है, उसे किसी का भी परमानेंट क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे आप, इसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर की है। यहाँ पर हुई बात। उसके बाद में तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो हमारे पास में आती है वो है कंचनजंगा, जिसे हम भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में कहते हैं भी। वर्तमान में कौन है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है हमारे पास में 8595 मीटर, ठीक है, 8595 या 97 मीटर जो हमारे पास में हाइट है वो किसकी, कंचनजंगा की। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम के अंदर स्थित है। कहाँ पर है अभी, सिक्किम के अंदर स्थित है, सिक्किम में। और यह भारत की वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहलाती है। क्लियर है, ये क्यों नहीं कहलाती, क्योंकि K2 जो है वो पीओके के क्षेत्र में आती है, और एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे बड़ी ऊंची एवरेस्ट, दूसरी K2 और तीसरी है कंचनजंगा। और कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, इसलिए हम इसको कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर है। और विश्व में इसका कौन सा नंबर आएगा, तीसरा स्थान हमारे पास में आएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि जो हमारे पास में माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर भी सागरमाथा कहते हैं। नेपाल के अंदर क्या कहते हैं, सागरमाथा। और या फिर इसे कहते हैं भी चोमुलंगमा। इसका एक और नाम कौन सा है भी, चोमुलंगमा। सागरमाथा, और तिब्बत में इसे चोमुलंगमा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी बनती है। तो हम जो देख रहे थे ये था हमारे पास में हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय पर्वतमाला की फिलहाल हमने जो है वो बेसिक जानकारी जो है यहाँ पे इकट्ठी की है। इसके बाद में हम आगे चलकर देखेंगे कि हिमालय पर्वतमाला के जो भौतिक विभाजन है और प्रादेशिक विभाजन है। फिलहाल एक बार उनके नाम लिख लेना कि हमारे पास में जो हिमालय पर्वतमाला है उसके भौतिक विभाजन हम आगे और करेंगे। भौतिक विभाजन किसके, हिमालय के। और एक हम देखेंगे कौन से भी, प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे।
तो भौतिक विभाजन की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे कि हमें हिमालय जो है वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ नजर आता है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली श्रेणी रहेगी इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरी जो हमारे पास में चोटी है इसे कहते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरी हमारी जो चोटी है इसे कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और चौथी हमारे पास में जो श्रेणी है ये लंबी लंबी श्रेणियां हैं और इसका नाम है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 4 श्रेणियां बनेंगी हिमालय की। ये हमारा भौतिक विभाजन कहलाएगा हिमालय का। प्रादेशिक विभाजन की यदि हम बात करेंगे तो ये हम देखेंगे कि जो हमारे पास में सिंधु से लेकर के सतलज का क्षेत्र है, सिंधु से सतलज का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं पंजाब। तो ये पंजाब हिमालय कहलाएगा। सतलज से लेकर के काली नदी की बात करें तो काली नदी पर यह कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभी? कुमाऊं हिमालय। और काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक जाएंगे, तीस्ता नदी तक, तो यह नेपाल, यहाँ पर यह पूर्णतः नेपाल में स्थित है तो इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता से लेकर के चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर भी, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह इतना जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? असम हिमालय कहलाएगा, असम हिमालय। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में इसका एक प्रादेशिक विभाजन होगा और एक हमारे पास में इसका भौतिक विभाजन होगा हिमालय का। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही देखते हैं।